फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो अब देखिए आज हम करने क्या जा रहे हैं। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर यूनिट नंबर 7 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ये बुक है और इसके अंदर हम यूनिट नंबर 7 करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है वो अवश्य देखिए, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल होगी। और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2। अब यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली आज हम क्या क्या करने वाले हैं। और आज आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 7। तो देखिए बॉम्बे प्लान के बारे में जानेंगे कि बॉम्बे प्लान है क्या बेसिकली, और योजना आयोग, नीति आयोग, इसी प्रकार से, और प्रथम पंचवर्षीय योजना क्यों लाई गई थी और क्या ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था भारत के विकास के लिए। इसी प्रकार से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे और तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसी प्रकार से उदारवाद के बारे में जानेंगे कि बेसिकली उदारवाद होता क्या है, उदारवादी नीति क्या होती है, और निजीकरण के बारे में और वैश्वीकरण के बारे में। चलिए शुरू करते हैं जानना। पहले तो आप पहले बात समझिए, जब हमारा भारत आजाद हुआ है तो अगर कोई भी देश आजाद होता है तो क्या उसकी अर्थव्यवस्था ठीक होती है? नहीं। यानी जब भारत 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया, भारत के संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया, तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था ठीक होगी? नहीं होगी। तो अब देखिए अब भारत के अंदर किन की यानी किस प्रकार की चुनौतियां थी, भारत में किस प्रकार की कमियां थी अगर बात की जाए तो पहले देखिए, पहले आता है भारत में गरीबी। सबसे बड़ी समस्या किसी भी देश के विकास को रोकने की होती है वो गरीबी होती है। पहले आप समझ चुके हैं गरीबी। अब दूसरी क्या हो सकती है? बेरोजगारी। अब मान लीजिए अगर इंसान, गरीब इंसान चाहे भी कि वो कमाए, है ना, उसे रोजगार मिले तो भी रोजगार ना मिले, तो आप मुझे बताइए वो इंसान गरीब ही रहेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, है ना। इसके बाद भूखमरी। अब देखिए आपको ये 3 समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं। ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं किसी भी देश के विकास को रोकने के लिए। अब ये सारी समस्याएं यानी 1, 2, 3, इन तीनों समस्याओं की जिम्मेदारी किसके पास है अब ये जानते हैं। ये जिम्मेदारी है सरकार के पास। किसके पास है ये जिम्मेदारी? सरकार के पास। यानी सरकार को अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना था। क्या करना था? बड़ा कदम उठाना था। यानी कई सारे नेताओं की बैठकें हुई, यानी क्या हुई? बैठकें हुई, कई बार बैठकें हुई और उनके विचारधाराएं एक दूसरे से मैच नहीं खा रही थी। यानी विचारधाराएं अलग अलग विभिन्न विभिन्न थी। ये मान लीजिए कुछ का मानना था, यानी कुछ नेताओं का मानना था क्यों ना भारत में कृषि को बढ़ावा दिया जाए। अब ये समझ लीजिएगा कोई कुछ भी कह रहा है उसके पीछे कोई तर्क है, लॉजिक है। अब देखिए क्यों कहा जा रहा है कुछ नेताओं के द्वारा कि कृषि को बढ़ावा दिया जाए। अगर बात की जाए 70% लोग कृषि करते थे। क्या करते थे? कृषि करते थे। कृषि यानी कि आप बता सकते हो यानी खेती करते थे। क्या करते थे? खेती करते थे। यानी भारत की 70% जनसंख्या क्या कर रही है? खेती कर रही थी जब भारत स्वतंत्रता के पश्चात की बात की जा रही है। तो ये समझा गया खेती के द्वारा क्यों ना भारत की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया जाए। एक मान लीजिए एक की विचारधारा ये है, यानी कुछ नेताओं की विचारधारा क्या है? कृषि को बढ़ावा दिया जाए। तो इसके विपरीत कुछ नेताओं की विचारधारा अब समझिए, औद्योगिकरण। अब कुछ नेता कहते हैं क्यों ना उद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए, क्यों ना उद्योग हुआ जाए, उद्योग को लेके आया जाए, यानी व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। अब देखिए ये समस्या समझ आ गई आपको कि समस्या भारत में है गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी।
अब इन तीनों समस्याओं का समाधान करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार के हाथ में है। साथ में समानता को भी लेके आना है। जो देश के अंदर भेदभाव है, छुआछूत है, असमानता है, जाति धर्म लिंग के रूप में जो भेदभाव किया जाता है, उसे भी समाप्त करने की जिम्मेदारी किसके पास है? सरकार के पास है। तो यानी सरकार को अब क्या करना है? कोई अच्छा सा बड़ा कदम सोच विचार के साथ, एकजुटता के साथ उठाना है। तो उस टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा वामपंथी और दक्षिणपंथी। क्या देखने को मिलेगा? वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों के बारे में। अच्छा देखिए, अगर आपको इसके बारे में और जानना है कि वामपंथी और दक्षिणपंथी कौन होते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, मैम वामपंथी और दक्षिणपंथी के बारे में आप एक वीडियो बना दीजिए। तो देखिए, वामपंथी की बात की जाती है किसकी? वामपंथी और बेसिकली दक्षिणपंथी। अब ये विचारधाराओं के लोग हैं, यानी आप बस इतना समझ लीजिए। पहले तो वामपंथी में यानी गरीब लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। दक्षिणपंथी में कहा जाता है कि आप मान लीजिए कि यानी खुली प्रतिस्पर्धा हो, यानी व्यापार को, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। अब यानी ये देखिए, सरकारी व्यापारी, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ये सारे व्यापारी एकजुट हुए 1944 में और ये सरकार के सामने उभर कर आए। इन्होंने बोला क्यों ना हम भारत, यानी भारत के वासी, हमारा कर्तव्य है, क्यों ना हम सभी एकजुट होके भारत के विकास के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करने के लिए क्यों ना एक साथ, हमारा लक्ष्य ये होगा कि विकास करें। यानी सभी व्यापार करेंगे। क्या करेंगे? सभी व्यापार करेंगे और बस लक्ष्य एक है। क्या लक्ष्य है? कि भारत की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना है। कुछ ये मान लीजिए जमीन आपके पास है, क्या है आपके पास? जमीन है और घर का निर्माण आपको स्वयं करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार की भारत की स्थिति थी। ये चीज समझ आ गई। अब देखिए, इसी प्रकार से कनेक्ट हो रही है चीजें कि बॉम्बे प्लान किस प्रकार से आ रहा है, यानी भारत में बॉम्बे प्लान का आना आरंभ हो गया है। अब देखिए, बेसिकली हम जानेंगे उद्योगीकरण को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें आ गया उद्योगीकरण। ये है उद्योगीकरण, यानी कि उद्योग को बढ़ावा देना, ठीक है। अब इसमें क्या है? सारे के सारे, यानी इसमें होता है बेसिकली कि उद्योगपतियों का एक वर्ग जो है वो एकजुट होता है, सामने आता है और 1944 में राज्य के नेतृत्व में, सबसे बड़ी बात, राज्य के नेतृत्व में एक साथ आता है और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करता है। क्या करता है? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करता है। इसी को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। अब शुरू करते हैं योजना आयोग के बारे में जानना। अगर योजना आयोग की बात की जाती है, तो अगर इसकी स्थापना की बात की जाए कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई, तो 15 मार्च 1950 को, कब? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अगर इसके कार्य की बात की जाती, क्या बात की जाती है कि बेसिकली योजना आयोग का कार्य क्या था, क्योंकि इसे समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें देखिए, इसके 3 कार्य आप मान सकते हैं। पहला कार्य था कि वित्तीय प्रबंधन करना। क्या करना? वित्तीय प्रबंधन करना। वित्तीय प्रबंधन करना, और इसके साथ जो है आपको देखने के लिए मिलेगा कि संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना। अब देखिए, इसमें क्या लिखा है मैंने कि संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बनाना, वित्तीय प्रबंधन, और तीसरा कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। क्या करना? पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। अब
देखिए ये 3 कार्य आपको किसके देखने के लिए मिल रहे हैं, योजना आयोग की। बेसिकली आपको ये समझ आया कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसके कार्य में आपको वित्तीय प्रबंधन देखने के लिए मिलेगा, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना देखने के लिए मिलेगा और संसाधनों के बारे में, यानी ऐसे संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची, यानी संसाधनों को जो रोकने वाले कारक है, हानिकारक हैं, उनकी सूची बनानी है। दूसरा नई मशीनरी, यानी नई मशीनरी जो मान लो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पता लगाना है। ये चीज समझ आ गई आपको, यानी कि नई मशीनरियों का पता लगाना इसका कार्य होता है। अब इसकी बात की जाएगी इसकी संरचना की कि योजना आयोग में बेसिकली कौन कौन होते हैं। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि योजना आयोग में पहले अध्यक्ष होते हैं, फिर उपाध्यक्ष होते हैं। इसके बाद शुरू करते हैं जानना संरचना को। इसके अंतर्गत आप देखिए संरचना में आपको देखने मिलेगा पहले होते हैं अध्यक्ष। अगर अध्यक्ष की बात की जाती है इसके अंदर बेसिकली, तो प्रथम अध्यक्ष कौन है और अंतिम अध्यक्ष कौन है, ये बात आ जाती है। तो देखिए अगर प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए और अंतिम की, तो प्रथम यानी जब पंचवर्षीय यानी योजना आयोग की स्थापना की गई थी तो उस टाइम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे, अध्यक्ष थे। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब अंतिम की बात की जाएगी। अब अंतिम कौन थे ये जानते हैं हम, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देखिए श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी क्या थे, इसके अंतिम क्या थे, आप बोलोगे अध्यक्ष थे। यानी जब योजना आयोग की स्थापना की गई थी तो आपको देखने में पहले अध्यक्ष यानी प्रथम अध्यक्ष टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और अंतिम अध्यक्ष यानी जब योजना आयोग की समाप्ति से पहले की थोड़ी बात की जा रही है उस टाइम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। अब उपाध्यक्ष की बात की जाएगी कि उपाध्यक्ष कौन थे। तो चलिए समझना शुरू करते हैं कि उपाध्यक्ष अंतिम और तथा जो है प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। अगर उपाध्यक्ष की बात की जाती है इसके अंदर तो आपको देखने के लिए मिलेगा गुलजारी लाल नंदा। नंदा जो है गुलजारी लाल नंदा जी जो है वो प्रथम क्या थे, उपाध्यक्ष थे। और अंतिम उपाध्यक्ष की बात की जाती है तो मोटेक सिंह अहलूवालिया। अहलूवालिया जो थे वो क्या थे, इसके बेसिकली आपको देखना अंतिम उपाध्यक्ष जो थे वो थे मोटेक सिंह अहलूवालिया, अंतिम उपाध्यक्ष थे। यानी आपको बेसिकली ये समझ आ गया कि योजना आयोग क्या था और इसकी संरचना क्या होती है। अब हम समझेंगे नीति आयोग के बारे में। चलिए समझना शुरू करते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि योजना आयोग को समाप्त कब किया गया। तो अगर बात की जाए कि योजना आयोग का उत्तराधिकारी नीति आयोग को कहा जाता है, यानी कि योजना आयोग को समाप्त करने बाद इसका उत्तराधिकारी नीति आयोग को बनाया गया। क्या बनाया गया, नीति आयोग को। अब देखिए अगर बात की जाए नीति आयोग की स्थापना कब की गई तो 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। क्या की थी, नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अब बेसिकली अगर बात की जाए नीति आयोग क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। आपने ये समझा था कि मैम हमने योजना आयोग में पढ़ा था कि इनका कार्य क्या होता है,
वित्तीय प्रबंधन करना, या तो पंचवर्षीय योजना बनाना, और साथ में संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। जब मैम इन्हें इनका उत्तराधिकारी बनाया गया तो क्या इनका कार्य भी यही रहेगा? नहीं, इनके कार्य को आप बोलोगे हटा दिया गया। इनका सिर्फ एकमात्र कार्य ये रखा गया कि ये सरकार की थिंक टैंक के रूप में कार्य करेंगी, यानी अपने विचारों को प्रकट करेंगी। और पहली बात तो ये किसी का पक्ष नहीं लेंगी, यानी स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय को देंगी। तो देखिए ये चीज आपको समझ आ गई बेसिकली। अब बात की जाती है इसके अध्यक्ष के बारे में, संरचना के बारे में। अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है? तो देखिए अगर बात की जाए, अगर हमने एक चीज समझा था, आपके मन में आ रहा होगा मैम आपने ये तो बताया नहीं कि योजना आयोग की समाप्ति कब की गई, तो ये भी जान लीजिए 13 अगस्त को 2014, 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग की स्थापना कर दी गई थी, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को क्या कर दिया गया था, स्थापित कर दिया गया था। समझ आ गई ये चीज आपको? अब संरचना की बात करते हैं। तो इसमें पहले आएंगे अध्यक्ष। तो देखिए प्रथम अध्यक्ष की अगर बात की जाए और अंतिम अध्यक्ष एक ही हैं, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। कौन? ठीक है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी क्या है, इसके अध्यक्ष है। अगर बात की जाए उपाध्यक्ष की इसके अंतर्गत, तो चलिए उपाध्यक्ष के बारे में भी जान लेते हैं इसके अंतर्गत। तो वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, ये आता है तो सुमन बैरी। वो वर्तमान क्या है, उपाध्यक्ष है। ये चीज आपको समझ आ गई बेसिकली। तो हमने जान लिया है क्या क्या, हमने बॉम्बे प्लान जान लिया, हमने योजना आयोग क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं और इसे समाप्त कब किया गया इसके बारे में जान लिया, नीति आयोग के बारे में जान लिया, इसके कार्य के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। अच्छा अब देखिए इसे क्यों लिया गया था और इसका लक्ष्य क्या था, ये जानते हैं बेसिकली कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को क्यों रखा गया। अब बात की जाए, देखिए पहली बात तो ये समझ आ गई थी कि भारत के अंदर क्या है, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। इसे समाप्त करने के लिए क्यों ना हम कृषि को बढ़ावा दे, क्या करें, कृषि को बढ़ावा दे। अब देखिए अगर बात की जाए, जो आप देख रहे हो पंचवर्षीय योजना, ये सोवियत संघ से ली गई थी। कहां से ली गई थी, ये सोवियत संघ से ली गई थी। तो देखिए अगर बात की जाए पंचवर्षीय योजनाओं की, और अब पंचवर्षीय योजनाओं को हटा दिया गया है। टोटल पंचवर्षीय योजनाएं 12 थी, ठीक है। और इसमें अगर बात की जाए 2012 2017, ये अंतिम पंचवर्षीय 12वीं योजना थी जो मैंने आपको बताई। अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जानते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए 1951 से 1956 तक क्या थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। इसका कार्य क्या था, इसमें कहा गया था कि क्यों ना भारत में कृषि को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि 70% जनसंख्या क्या कर रही है भारत में, 70% लोग यानी जनसंख्या जो है वो कृषि कर रही है। क्या कर रही है, कृषि कर रही है। परंतु एक बात ये कही थी, क्यों ना धीमी चाल के मॉडल को अपनाया जाए, यानी धीमी गति से विकास। क्या करना है, धीमी गति से विकास करना है। क्यों धीमी गति से विकास करना है, ये मान लीजिए, आप समझिए क्यों करना है। अब देखिए अगर हम तेज गति से विकास करें तो इससे क्या होगा, यानी भूमि की उर्वरक क्षमता को नुकसान पहुंचेगा,
है ना, यानी भूमि को नुकसान पहुंच सकता है, जमीन को नुकसान पहुंच सकता है, क्या पता वो बंजर हो जाए, है ना। इसीलिए कहा गया क्यों ना हम धीमी गति से विकास करें, क्योंकि ये इनकी शुरुआत है पंचवर्षीय योजना की। इसके अंतर्गत ये रखा गया था कि क्यों ना कृषि को बढ़ावा दिया जाए, और ये किया जाए कि इसमें कृषि को बढ़ावा देंगे तो जनता कृषि करेगी, और कृषि पहले ही 70% लोग करते हैं। नेताओं का ये मानना था कि जो गरीबी के मकड़ जाल से कृषि ही भारत को आगे, यानी भारत की अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कर सकती है। अब देखिए इसमें क्या किया गया था, इसमें के एन राज के द्वारा, किनके द्वारा, के एन राज के द्वारा, के एन राज जो है अर्थशास्त्री हैं, इनके द्वारा जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी। क्या की गई थी, रूपरेखा तैयार की गई थी, और इनका ही मानना था कि कम से कम 2 सालों तक विकास, यानी हम बेसिकली इनका मानना है कि 2 सालों तक विकास की जो हम धीरे गति से, धीमी गति से करें। इनका मानना क्या है कि कृषि में विकास को धीमी गति से किया जाए, किनके द्वारा, किनका मानना है ये, के जो है के एन राज अर्थशास्त्री के द्वारा। अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो सिंचाई होती है, क्या होती है, सिंचाई, और साथ में बांध। अब इन चीजों को ज्यादा बढ़ावा दिया गया था कि क्यों ना, यानी देखो अब बेसिकली मुझे आप ये बताओ कि आपको खेती करने के लिए किसकी जरूरत होती है, बताइए। बेसिकली पहले तो आपको जमीन की जरूरत है ना, उसके बाद आपको पहला बीज की जरूरत है, दूसरा आपको सिंचाई के साधनों की। बिना पानी के क्या आप किसी भी चीज की खेती कर सकते हो, नहीं कर सकते। देखिए अगर बांध का स्रोत रहेगा तो इससे क्या है, सिंचाई अच्छी होगी। तो इसीलिए क्या किया गया कि बांध और ये सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। यानी कि आपका ये भी टॉपिक क्लियर हो गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी। अब चलिए समझना शुरू करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात की जाती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, अब इसमें क्या है, अगर बात की जाए पीसी महालनोबिस के द्वारा, क्या पीसी महालनोबिस के द्वारा आपको देखने के लिए मिलेगा, इन अर्थशास्त्री के द्वारा कहा गया था कि अब हमें क्या करना है, औद्योगिकरण का विकास करना है, यानी उद्योगों को क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो इसमें कहा गया कि अब तेज गति से विकास होगा। कैसे होगा, अब तेज गति से क्या करना है, बेसिकली विकास करना है। अब देखिए तेज गति से विकास करना है, किस चीज में करना है विकास, औद्योगिकरण के अंतर्गत तेज गति से विकास करना है, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि भारत पहले विदेशों से क्या करता था, ज्यादा आयात करता था। तो अब भारत को ऐसा बनना है कि वो निर्यात भी करे विदेशों में अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी क्या बोल सकते हो आप, उत्पादन को, क्या अपने उत्पादन को दूसरे देशों में भी क्या करे, बेचे। इसीलिए आपको देखने को लगा देशी आयात पर क्या किया गया, देशी आयात पर भारी शुल्क लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया। अब ये समझ आ गया कि आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी। अब चलिए अब हम समझेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। अगर बात की जाए किसकी, कि तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब इसके अंतर्गत अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा था। इसके अंतर्गत ये होता है कि कृषि के अंदर निवेश करना है। अच्छा मान लीजिए कोई भी, अगर मान लीजिए आप कोई काम शुरू करते हो, ठीक है, अब आपको लगता है कि आपका काम बहुत बढ़िया चल रहा है,
आपका घर में जो काम है वो बढ़िया चल रहा है, अब आप सोचते हो क्यों ना एक दूसरी दुकान खरीदी जाए और वहां पर अपने बिजनेस को स्टार्ट किया जाए बड़े पैमाने पर। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये माना गया कि जो कृषि जब इतना अच्छा निवेश दे रही है तो इसमें निवेश किया जाए। जब कृषि से हमें अच्छा टैक्स मिल रहा है तो कृषि को ही बढ़ावा देते हैं, इससे लोग कृषि करेंगे और साथ में क्या होगा, उसमें निवेश करने से क्या होगा कि भूमि की उर्वरता क्षमता में बढ़ावा होगा, यानी जो भूमि है वो उपजाऊ होगी। परंतु ऐसा नहीं होता है, आप ये बोल सकते हो ये योजना सही तरीके से लागू नहीं हो पाती है। यानी आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना समझ आई बेसिकली था क्या। इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो है HVY बीजों का उपयोग भी, यानी हरित क्रांति शुरू होती है, हरित क्रांति के अंतर्गत जो है अच्छे बीजों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आपने समझ लिया तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या है। चलिए अब शुरू करते हैं निजीकरण के बारे में समझेंगे। पहले हम समझेंगे उदारीकरण, फिर निजीकरण और वैश्वीकरण। तो पहले हम समझना शुरू करते हैं उदारीकरण यानी उदारवाद होता क्या है। उदारवाद को जो है उदारीकरण के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए पहली बात तो ये स्वतंत्रता के पश्चात की बात की जा रही है, भारत आजाद हो चुका है तो नॉर्मल सी बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। तो यही बताया गया है कि अर्थव्यवस्था यानी भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए भारत में नई आर्थिक नीतियों को 1991 में अपनाया गया। तो अपनाया गया है 1991 में क्या अपनाया गया है, नई जो है नीतियों को अपनाया गया है जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था का क्या किया जा सके, पुनर्निर्माण किया जा सके। इसमें देखिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के सिद्धांत को हम पढ़ेंगे, यानी भारत के द्वारा उदारीकरण का मॉडल, निजीकरण का मॉडल और वैश्वीकरण के मॉडल को अपनाया गया है। चलिए समझना शुरू करते हैं उदारीकरण होता क्या है। अच्छा पहले ये बताइए उदारीकरण यानी उदार होना, यानी नॉर्मल सी बात है कि उदारीकरण में हम कुछ ऐसी चीजों को पढ़ेंगे। मान लीजिए दूसरे देशों जो व्यापार किया जाता है, क्या जब दूसरे देशों से व्यापार किया जाता है उन शर्तों को उदार बनाना, क्या करना, उदार यानी बड़े शर्त बनाने, उदार शर्तों को बनाना। सरकार के नियमों में ढील को संदर्भित, यानी कि सरकार के क्या हो रहे हैं, यानी जो सरकार के नियम होते हैं, अधिकार होते हैं, उसमें क्या करनी है, ढील देनी है। उदारीकरण का यही बात है कि इसमें क्या करनी है, सरकार के नियमों में ढील देनी है। उदारीकरण का अर्थ है कि ऐसे नियंत्रण में ढील देना या तो हटा देना, या तो सरकार के अधिकारों को क्या कर देना, सीमित कर देना, या पूरी तरीके से खत्म ही कर देना। अब ये चीज समझ आई उदारीकरण में क्या बात की जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं उदार होने की बात की जा रही है कि सरकार के अधिकारों को सीमित कर दो या तो खत्म ही कर दो। ये चीज समझ आई आपको। उदारीकरण सभी अनावश्यक नियंत्रण, अब देखिए अनावश्यक यानी जिसकी जरूरत नहीं है, नियंत्रण और प्रतिबंधों से भारतीय व्यापार उद्योग को उदार बनाने के उद्देश्य से क्रिया लागू की गई और लाइसेंस परमिट को कोटा राज्य के अंत का संकेत है। यानी उदारीकरण के अंतर्गत कहा गया है कि जो अनावश्यक नियंत्रण है, यानी सरकार के द्वारा जो बेफालतू के नियंत्रण किए जा रहे हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए बेसिकली। और इसमें क्या है, प्रतिबंध, यानी सरकार के द्वारा जो व्यापार में प्रतिबंध लगाया रहा है उसे भी हटा दिया जाए। अब क्या है, उद्योग को उदार, उद्योग यानी व्यापार को क्या बनाना है, उदार बनाने की बात की जा रही है। उदार बनाने के उद्देश्य से क्रिया लागू की गई और लाइसेंस परमिट, अब ध्यान दीजिएगा, लाइसेंस परमिट कोटा राज्य के अंत, यानी अंत हो रहा है, देखिए अंत का संकेत है, यानी लाइसेंस परमिट कोटा क्या है, अंत का संकेत है। इसके बाद ये चीज समझ आई पॉइंट आपको। अब इसके बाद इस प्रक्रिया के दौरान सरकार के द्वारा संक्षिप्त सूची के उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों में लाइसेंस की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, लाइसेंस की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है।
अब नॉर्मल सी बात है, उदारीकरण में जब हम दूसरे देशों से व्यापार करते हैं तो कुछ शर्तें होती हैं, है ना। अब उन शर्तों को उदार बनाने की बात की जा रही है। बात की जा रही है जो सरकार के अधिकार है उसे सीमित कर दो या तो खत्म कर दो, ठीक है। बात की जा रही है जो अनावश्यक नियंत्रण है सरकार के, जो प्रतिबंध हैं जो कि कहीं ना कहीं व्यापार में, क्या व्यापार की वृद्धि में, यानी बिजनेस यानी व्यापार की वृद्धि में रुकावट पैदा कर रहे हैं, उन्हें खत्म ही कर दिया जाए। तो आपको समझ आ गया बेसिकली उदारीकरण होता क्या है। अब देखिए समझेंगे हम निजीकरण के बारे में। अब निजीकरण से समझ क्या आ रहा है आपको कि निजीकरण यानी निजी, है ना, निजी संपत्ति से, मान लीजिए आपका घर होगा आपका स्वयं का, तो वो आपकी क्या है, निजी भूमि हुई, है ना। तो वैसे ही इसमें आप देखोगे कि निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। क्या किया जाता है भारत में, निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। अब हम समझेंगे निजीकरण के बारे में। बेसिकली निजीकरण होता क्या है। देखिए निजीकरण वह सामान्य प्रक्रिया है, क्या है, एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकार या उद्यम का स्वामी बन जाता है। यानी बेसिकली आप ये समझ लो निजीकरण एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है। मान लो आपने एक जगह पर जमीन खरीदी तो आप उस जमीन के क्या बन गए हो, स्वामी बन गए हो, यानी वो जमीन आपकी है। इसी प्रकार से समझो कि निजीकरण होता है, ठीक है। इसमें बता रखा है कि निजी क्षेत्र यानी आपका क्षेत्र, ठीक है, निजी क्षेत्र सरकारी उद्यम का स्वामी बन जाता है अर्थात उसका प्रबंधन करता है। ये समझ आया आपको कि निजीकरण होता क्या है। अब देखिए निजीकरण की आवश्यकता मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के अनुकुशल होने के कारण अनुभव की जाती है, यानी सार्वजनिक। अच्छा मुझे आप ये बताइए, जो पार्क होते हैं या हॉस्पिटल होते हैं या स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, कुछ गंदे होते हैं या लोग गंदा कर देते हैं, है ना, वो साफ सुथरे होते हैं मगर लोग उसे अपना घर नहीं समझते, इसलिए लोग वहां पे क्या, मान लो कुछ भी खाया उसके पैकेट को वहां फेंक दिया, गंदगी कर देते हैं बेसिकली। या फिर दीवारों पे कुछ लिख देना, पेड़ों पर कुछ लिख देना। तो इसे कहा जा रहा है बेसिकली कि जब आपकी संपत्ति, अच्छा मान लीजिए आपका घर है और आप क्या अपने घर पे कुछ भी कर देते हो, अपने घर को गंदा रखते हो, आप नहीं रखते। तो इसका मतलब होता है कि निजीकरण में कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने घर को या तो आप मान लो निजी जो भी क्षेत्र है उसे साफ सुथरा रखता है ना। तो यही बताया गया है कि निजीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है। आप समझिए कि मुख्य रूप से सार्वजनिक यानी सार्वजनिक जगह, यहाँ पे सभी लोग जा सकते हैं, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र यानी सार्वजनिक क्षेत्र है कि अनुकुशल यानी सही तरीके से साफ सुथरा ना होने, सही तरीके से कार्य ना करने, ठीक है, होने के कारण अनुभव किया जाता है। अगर हॉस्पिटलों की बात की जाए तो कितने सारे मरीज होते हैं, है ना, सरकारी हॉस्पिटल में, और अगर बात की जाए डॉक्टर सही तरीके से इलाज भी नहीं करते हैं, यानी कि जब तक केस बिगड़े ना। तो यही बताया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर ये लगता है कि सही तरीके से कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो इसीलिए निजी क्षेत्र की आवश्यकता महसूस होती है। यानी निजीकरण के विचारधारकों का ये कहना है, मैं उनकी विचारधारा को बता रही हूँ आपको। इसके बाद क्या है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकार जो है उद्यम हानिवहन करते रहते हैं, यानी भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकार जो है उद्यम अनुवहन करते रहते हैं, यानी कि अनुवहन रुकावट पैदा नहीं करते, कुछ आप ये मान लीजिए, ठीक है। इसका मुख्य कारण यह था कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र या बहुत ही कम होता है, यानी स्वतंत्रता, यानी बताया गया है जो सार्वजनिक क्षेत्र के होते हैं व्यक्ति। अब मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल होता है, वो सिर्फ किसी एक टीचर का नहीं होता है, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। यानी कि इसमें क्या है, यानी एक इंसान अगर चाहे ना नियंत्रण करना, ये सोचे कि हम ऐसे रखेंगे, इस तरीके से मैनेजमेंट स्कूल का इस तरीके से करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो स्वतंत्र नहीं होते उस चीज के लिए, है ना। तो इसीलिए बता रखा है कि शायद इसी के चक्कर में बता रखा है सार्वजनिक क्षेत्र में कहने बंधन होता है, रुकावट देखने के लिए मिलती है। परंतु तो कोई अगर निजी क्षेत्र है, मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो आपका खुद का बिजनेस है ना, तो आप स्वतंत्र रूप से जैसे चाहो वैसे मैनेजमेंट कर सकते हो। इसके बारे में बताया गया है। अब इसके बाद आता है वैश्वीकरण।
वैश्वीकरण होता क्या है। अगर बात की जाए वैश्वीकरण जो है वो यानी बात की जाती है, ये बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी प्रक्रिया यानी इस कोई एक प्रक्रिया नहीं है, इसमें विचारधाराओं का, वस्तु का, है ना, इसमें क्या है, विचारधारा, वस्तु और सेवाओं का एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान होता रहता है। यहाँ तक कि संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। आप बोलोगे मैम संस्कृति का किस प्रकार से आदान प्रदान हो रहा है, तो अमेरिका से जो हम नीली जींस पहनते हैं उसका ट्रेंड कहां से आया, अमेरिका से आया। यानी कि अब कहीं ना कहीं संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है। अब देखिए अमेरिका के कुछ लोग जैसे कि महिलाएं होती हैं वो साड़ी पहनती है, वो कहां से आई, हमारे देश भारत से। यानी संस्कृति है ना, ये परंपरा है हमारी। यानी कि कहीं ना कहीं विचारधाराओं का, वस्तुओं का, सेवाओं का और संस्कृति का एक देश से दूसरे देश में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा ही मेहनत लगती है। और जब आप कमेंट करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ जाया नहीं जा रहा और मेरी मेहनत जो है सफल हो रही है। जय हिंद, जय भारत।